हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम लेके आए हैं कोशिका की पार्ट नंबर 1। ये कोशिका चैप्टर आपके क्लास 9th में और जितने भी वनडे एग्जाम आते हैं उसकी दृष्टि से ये बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें बात आती है पहले कोशिका में सेल क्या होता है। तो ये क्या होता है, कोशिका हमारे शरीर की क्या है, हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, संरचनात्मक एवं क्या है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका क्या है तो हम इसकी डिफिनीशन क्या देंगे कि हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, इसको क्या बोला जाता है, कोशिका बोला जाता है। ठीक है, अगर बात की जाए कोशिका की खोज, ठीक है, बात आती है कि कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका की खोज, तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी और निर्जीव में किसने की थी और जीवित में किसने की थी। ठीक है, अगर पूछा जाए आपसे सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी, तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज आपकी की थी किसने, आपकी की थी रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। इन्होंने क्या किया, जैसे जो पेड़ होता है, पेड़, ठीक है, उसके ऊपर की तरफ एक परत चढ़ी हुई होती है, ऐसे उसकी हम खाल बोलते हैं, उसको क्या बोला जाता है, खाल। तो इन्होंने क्या किया, रॉबर्ट हुक ने देखा कि ये जो पेड़ के ऊपर से छाल चढ़ी हुई होती है, इसको इन्होंने बोला, इसको इसको क्या बोला जाता है, कार्क। ठीक है, कार्क को, उसी टुकड़े को, जो छाल होती है उसी को बोला जाता है कार्क। पेड़ की जो छाल होती है ऊपर से जो परत चढ़ी हुई होती है उसी को बोला जाता है कार्क। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, उस कार्क को निकाला और ऐसे निकाल के उन्होंने खुद का सूक्ष्मदर्शी, इन्होंने कैसा सूक्ष्मदर्शी, ये पहले आधुनिक सूक्ष्मदर्शी नहीं था, इन्होंने खुद का सूक्ष्मदर्शी लिया। क्या लिया, खुद का सूक्ष्मदर्शी। सोचो ये कितने बड़े वैज्ञानिक थे कि उन्होंने खुद का सूक्ष्मदर्शी बनाया और यहाँ से कार्क के टुकड़े को, यानी कि पेड़ की छाल को बाहर निकाला और उस सूक्ष्मदर्शी से देखा तो इनको कुछ ऐसे मधुमक्खी के आकार का छत्ता दिखाई दिया। ठीक है, उन्होंने क्या देखा कि मधुमक्खी के आकार का कुछ छत्ता दिखाई दिया, इसी को उन्होंने, इसका नाम क्या दे दिया, कोशिका। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। इन्होंने खुद का सूक्ष्मदर्शी बनाया और इन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम पेड़ के, जो पेड़ की ऊपर वाली छाल होती है उसको लिया इन्होंने, उसको बोला जाता है कार्क। उसको उन्होंने निकाला और अपने सूक्ष्मदर्शी से देखा तो इन्होंने देखा कि इसमें एक मधुमक्खी की आकार की छत्ता दिखाई देता है, जिसको इन्होंने क्या नाम दे दिया, कोशिका। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है तो सर्वप्रथम निर्जीव में किसने खोज की थी, तो निर्जीव कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सजीव कोशिका की खोज किसने की थी, सजीव कोशिका। ठीक है, दूसरी बात आती है आपकी सजीव कोशिका की खोज किसने की थी, तो ये आपकी खोज की थी एंटोनियो लीवेनहॉक ने, एंटोनियो लीवेनहॉक ने। ठीक है, लीवेनहॉक ने, इन्होंने सर्वप्रथम जिस जीवित कोशिका में, सजीवों में की थी और इन्होंने निर्जीवों में की थी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने, 1665 ईस्वी में, वो भी किसमें, निर्जीव में। इन्होंने क्या किया, पेड़ की छाल में जो उसके ऊपरी ऊपर वाला छाल होता है उसको बोला जाता है कार्क, उन्होंने निकाला और उसको देखा मधुमक्खी के आकार की है, इसी को इन्होंने क्या नाम दे दिया कोशिका। ठीक है, तो अगर पूछा जाए आपसे कि सजीवों में सर्वप्रथम किसने खोज की थी, सजीवों में सर्वप्रथम एंटोनियो लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में खोज की थी। इन्होंने खुद का सूक्ष्मदर्शी नहीं लिया था, ये तो खुद के सूक्ष्मदर्शी से देखे थे, लेकिन इनके पास खुद का सूक्ष्मदर्शी नहीं था। इन्होंने क्या किया था, आधुनिक जो सूक्ष्मदर्शी बना था उससे इन्होंने सजीवों में खोज की थी। ठीक है, जिसको जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, फिर आगे चलें। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, कोशिका के कॉन्सेप्ट आपके एकदम दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है, ले लीजिए जिसको जिसको स्क्रीनशॉट लेना है। चलिए, कोशिकाओं के प्रकार के, ठीक है, आगे बात आती है आपकी कोशिकाओं के प्रकार। ठीक है, कोशिकाओं के प्रकार, कोशिकाएं कितने प्रकार में विभाजित हैं। ठीक है, तो ये मुख्यतः कितने भागों में विभाजित है आपकी कोशिकाएं, 3 भागों में विभाजित है। पहला होता है बाह्य और दूसरा होता है मध्य, मध्य भाग, और तीसरा आपका होता है आंतरिक भाग। ठीक है, तीसरा आपका क्या होता है, आंतरिक भाग। ठीक है, पहला आपका होता है मध्य, बाह्य भाग, और दूसरा आपका होता है मध्य भाग, और तीसरा आपका होता है आंतरिक भाग। ठीक है, तो कोशिकाओं को कितने भागों में विभाजित किया गया है, कुल 3 भागों में। पहला बाह्य भाग किसके अंतर्गत आता है,
ये है आपकी मान लीजिए कोशिका, कोशिका के जस्ट बीच में होता है केंद्रक, ठीक है, और इसके सारे जगह पे भरा होता है जीवद्रव, ठीक है। तो बाह्य भाग में क्या क्या होता है कि जो, जैसे मान लो ये सजीवों की कोशिका है, ये किसकी कोशिका है, सजीवों की, ठीक है। इसके बगल में हम एक बना देते हैं, ये पादपों की कोशिका है, ठीक है। ये किसकी कोशिका होती है, पादप कोशिका, ये है आपकी पादप कोशिका। अगर बात किया जाए बाह्य भाग में क्या क्या होता है, तो सजीवों में सबसे बाहरी भाग में पाया जाता है कोशिका झिल्ली। क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली, ठीक है। सजीवों में सबसे पहले क्या पाया जाता है, कोशिकाओं में पाया जाता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या होता है, कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य होता है, जैसे मान लो कोई भी ऑर्गन्स हमारे शरीर में हलने के प्रयास करते हैं, तो सर्वप्रथम वो पहुंचते कहाँ पे हैं, कोशिका झिल्ली में। कोशिका झिल्ली का काम होता है परासरण और विसरण करना, ठीक है। जैसा कोई हानिकारक पदार्थ आता है, वो देखेगा कि उसमें वो आने लायक है अंदर की नहीं है। अगर नहीं आने लायक है तो कोशिका झिल्ली उसको रोक देता है, अगर आने लायक है तो उसको अपने त्वचा से क्या कर देता है, कोशिकाओं में प्रवेश दे देता है, ठीक है। तो ये होती है कोशिका झिल्ली का कार्य, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए सजीवों में क्या पाया जाता है, सबसे बाह्य भाग में आपकी पाई जाती है कोशिका झिल्ली। अगर हम बात करें पादप कोशिका, पादप कोशिका में सबसे बाह्य भाग में क्या पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है सबसे बाह्य भाग में आपका कोशिका भित्ति। क्या पाई जाती है सबसे बाह्य भाग में, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति का किससे बनी होती है, ये सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है, सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। अब ये पादप कोशिका है, इसके सर्वप्रथम भाग में क्या पाया गया, कोशिका भित्ति, ठीक है। और इसके जस्ट इसके नीचे भी यही चीज होती है, कोशिका झिल्ली इसमें भी होती है। क्या होती है, कोशिका झिल्ली, ठीक है। तो वही पादप कोशिका, कोशिका भित्ति का भी वही कार्य है कि ये कोशिका झिल्ली को क्या प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। और कोशिका झिल्ली किसको प्रदान करती है, जो कोशिका है उसके आंतरिक भागों में सुरक्षा को प्रदान करती है, ठीक है। तो आपको समझ में आया। अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका भित्ति सिर्फ किसमें पाई जाती है, तो कोशिका भित्ति आपकी सिर्फ किसमें पाई जाती है, पादपों में। लेकिन आपकी बात की जाए कोशिका झिल्ली किसमें किसमें पाई जाती है, ये पादपों और सजीवों दोनों में पाई जाती है आपकी कोशिका झिल्ली, ठीक है। क्लियर हुआ आपका। अगले टॉपिक पे चले, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है इतना ले लीजिए, ठीक है। चलो चलते हैं मध्य भाग पे, ठीक है। आपका मध्य भाग में क्या क्या चीजें होती हैं, ये मध्य भाग आपके दो चीजों से मिलकर बना होता है, ठीक है। यहाँ पे होता है जलीय द्रव, और जलीय द्रव में एक बीच में होता है केंद्रक, इसको बोला जाता है, इसमें भी जो है द्रव भरा होता है उसको बोला जाता है केंद्रीय द्रव, ठीक है। ये ऊपर क्या है आपके, ये होता है जलीय द्रव, सबसे ऊपर क्या है, जलीय द्रव। और ये अंदर क्या है, ये आपका है केंद्रिका द्रव। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य भाग में क्या क्या होता है, तो वो होता है जलीय द्रव और केंद्रिका द्रव, ठीक है। इनका कार्य क्या होता है, ये जो जलीय द्रव है इसका मेन कार्य होता है, जैसे मान लो कोशिकाएं, जितनी भी कोशिकाएं इसके अंतर्गत माइट्रोकांड्रिया, केंद्रक, सारे हैं, सब लोग हैं, तो उनको जैसे अगर झटका लगे वो एक दूसरे से सटे ना, ठीक है। अगर वो सटेंगी तो एक दूसरे की कोशिकाएं पास पास आ जाएंगी, तो वो दोनों खत्म हो सकती हैं। तो इसलिए जलीय द्रव का मेन कार्य क्या होता है कि कोशिकाओं को उनके स्थानों पे रोके रखना। अगर ये द्रव भरा रहता है, इसमें कोई भी कोशिका मान लीजिए ऐसे ऐसे है, दो कोशिकाएं, तो ये इनके बीच में ऐसे भर जाता है, ये इनको इधर उधर जाने से, गति करने से रोकता है। तो ये होता है जलीय द्रव का काम। और केंद्रिका द्रव क्या कार्य करता है कि केंद्रक को क्या करता है, एक स्थान पे बनाए रखने का कार्य करता है, ठीक है। आपको समझ में आया मध्य भाग में क्या क्या होता है, ये मध्य भाग आपका बना होता है जलीय द्रव और केंद्रिका द्रव, ठीक है। चलिए, आगे बात करते हैं हम। आगे आप, चलिए आपके अगले पे आते हैं आंतरिक भाग में। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। अगला आपका क्या है, आंतरिक भाग, ठीक है। आंतरिक भाग में क्या क्या होता है, आंतरिक भाग जैसे मान लो ये आपकी कोई कोशिका है, कोशिका है ये आप, कोशिका के अंदर हम सबको पता है यहाँ पे बीचों बीच होता है केंद्र। अब सबसे पाल बात हम लेते हैं इसमें, आंतरिक भाग में सबसे इंपॉर्टेंट आपका आ जाता है माइट्रोकांड्रिया। पहला क्या आता है आपका, पहला आता है माइट्रोकांड्रिया, ठीक है। माइट्रोकांड्रिया, माइट्रोकांड्रिया इसका कार्य क्या होता है, माइट्रोकांड्रिया हमारे अब कोशिका में कार्य किसका करता है, तो माइट्रोकांड्रिया क्या करता है, जैसे हम मान लो नाक से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, जैसे हमने सांस लिया, वो ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन कहाँ पे पहुंच जाता है, नलिकाओं द्वारा माइट्रोकांड्रिया में। अगर आपसे पूछा जाए कि माइट्रोकांड्रिया का मेन कार्य क्या होता है, तो माइट्रोकांड्रिया मेन कार्य करता है श्वसन का, ठीक है। ये श्वसन कार्य को करता है। ये जैसे ही श्वास अंदर लेता है तो ये तुरंत बना देता है 38 एटीपी ऊर्जा, ठीक है। तो उस 38 एटीपी से हमको क्या मिल जाती है, एक ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। ये 38 एटीपी मिला के किसका निर्माण कर देती है,
ग्लूकोज का, और उस एक ग्लूकोज से हमारे शरीर में किसका निर्माण हो जाता है? ऊर्जा का। ठीक है? जो हमें ऊर्जा मिलती है वो किसकी देन है? माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया ने सांस लिया और उसने 38 एटीपी बनाया, 38 एटीपी से एक ग्लूकोज बना, और उस एक ग्लूकोज से हमको क्या मिल रही है? ऊर्जा मिल रही है। ठीक है, तो बात समझ में आया। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है? ये श्वसन का कार्य करता है, 38 एटीपी बनाता है, उसके बाद एक ग्लूकोज का निर्माण करता है, एक ग्लूकोज से हमको क्या मिल जाती है? ऊर्जा मिल जाती है। और इसको किस नामों से जाना जाता है? इसको बोला जाता है ऊर्जा की फैक्ट्री। ऊर्जा की फैक्ट्री नाम से जाना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, फिर और एक नाम से जाना जाता है, अगर इसको पूछा जाए, हाँ ऊर्जा की फैक्ट्री यही आपका मैंने है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऊर्जा की फैक्ट्री को किससे जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है, तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आया, इसका कार्य क्या होता है। दूसरा आपका आता है माइटोकॉन्ड्रिया के बाद, दूसरा का आपका आ जाता है गाल्जी काय। दूसरा आपका क्या आ जाता है? गाल्जी काय। ठीक है, दूसरा आपका आएगा गाल्जी काय, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। दूसरा आपका आएगा गाल्जी काय। ठीक है, गाल्जी काय, इसका कार्य क्या होता है गाल्जी काय का? अब गाल जैसे अब इसने श्वसन कर दिया, 38 एटीपी बना दिया, ग्लूकोज बना दिया, हमको ऊर्जा मिल गई। ठीक है, अब जैसे हम इतनी समय मान लीजिए हम बोल रहे हैं, तेजी से बोल रहे हैं, खूब तेजी से। अब अगर हम बोल रहे हैं ऐसे, हमारी जीभ लप 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 कर रही है ना, कुछ देर बाद हम देखेंगे ऐसे ऐसे जीभ तड़पड़ाना बंद हो जाएगी। जब जैसे ऊर्जा खत्म, वैसे जीभ ऐसे तड़पड़ाना बंद हो जाएगी। तो अब एक लोग को ऐसा चाहिए कि जो ऊर्जाओं को ला के हमारे जीभ तक पहुंचाए, मेन कार्य। तो गाल्जी काय का कार्य क्या होता है? तो पहले तो बात होती है इसके ऊर्जा परिवहन। ये कार्य किसका करता है? ऊर्जा परिवहन का कार्य। अब जैसे मान लो परिवहन, जैसे हम मान लो बात कर रहे हैं तो हमारी जीभ ऐसे ऐसे कर रही है, तो हमको जीभ की ऊर्जा चाहिए। तो गाल्जी काय का कार्य क्या होता है कि अब जैसे मान लो हमारे पैर में बहुत बड़ा है, वहां पे ज्यादा कोशिकाएं होंगी। ठीक है, तो वहां से सारी कोशिकाओं की ऊर्जाओं को लाके ये कहाँ पे पहुंचा देता है? जीभ में। अगर जैसे हम मान लो लिख रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा लिखते लिखते हमारा हाथ बंद हो जाएगा, तो गाल्जी काय क्या करेगा? सारी ऊर्जाओं को खखोर के पूरे आपके शरीर से निकाल के कहाँ पे आपके पहुंचा देगा? हाथों में। तो गाल्जी काय का मेन कार्य क्या होता है? इसका मेन कार्य होता है ऊर्जा का परिवहन करना। बात सबको समझ में आ रहा है? ये ऊर्जा बनाता है और ये ऊर्जा का क्या करता है? गाल्जी काय परिवहन करता है। ठीक है, फिर अगली बात आपकी आती है रसधानी। अगला क्या आपका आ जाता है? तीसरा पॉइंट यहीं पे लिख दे रहे हैं, तो बात आपको सबको समझ में आई। तीसरा आ जाती है आपकी रसधानी, आती है रसधानी। इसका कार्य क्या होता है? ये कार्य क्या कहता है? रसधानी का मेन कार्य क्या होता है? ये करता है जल परिवहन। ये क्या करता है? जल परिवहन। ठीक है, जैसे बताया जाता है हमारे 65% भाग में हमारे शरीर में क्या भरा होता है? जल भरा होता है। तो जल वो हमारे शरीर में नहीं भरा रहता है, वो कहाँ पे होता है? वो कोशिकाओं के अंदर होता है। जल जितने भी भरे जाते हैं वो किसके अंतर्गत होते हैं? कोशिकाओं के अंतर्गत। और जैसे मान लो हमें 1% की अगर हमें प्यास लगती है, तो अगर 1% की जल की कमी होती है हमको प्यास लगती है, लेकिन अगर हमको 10% की कमी हो जाए तो तुरंत व्यक्ति की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो ये राजधानी कार्य क्या करता है कि जल परिवहन का कार्य करता है। जैसे जल आया तो वो कहाँ पे? कोशिकाओं में पहुंच जाएगा, और कोशिकाओं का कार्य क्या है कि ये राजधानी का कार्य क्या है कि ये जल परिवहन करे, सभी कोशिकाओं में जल को पहुंचाए, जल की आपूर्ति करे। ठीक, बात समझ में आ रही है? राजधानी का कार्य क्या होता है? ठीक है, आप एक बार इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर आगे चला जाए। ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर अगले टॉपिक पे चला जाए। चलिए, अब आपके ये तीनों एकदम क्लियर हुए। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है श्वसन करना, 38 एटीपी बनाना, ग्लूकोज का निर्माण करना, ऊर्जा बना देना। फिर गाल्जी काय का कार्य क्या है? ऊर्जा परिवहन करना। राजधानी का कार्य क्या है? जल परिवहन करना। ठीक है, चलिए आगे अगली टॉपिक पे। अगला आपका आता है तारक काय। अगला आपका क्या आ जाएगा? तारक काय। अगला आपका क्या है? आपका चौथा है तारक काय। तारक काय, इसका कार्य क्या होता है तारक काय का? जैसे तुम लोग सुने हो कि कोशिका विभाजन, इसका मेन कार्य क्या होता है तारक काय का? कोशिका विभाजन। ठीक है, इसका मेन कार्य होता है कोशिका विभाजन का। ठीक है? अब कोशिका विभाजन का मतलब क्या होता है? जैसे तुम लोग सुने हो कि जैसे अब मान लो ये पहले हमारे हाथ छोटे छोटे थे, छोटे छोटे थे। अब जैसे ये हाथ बड़े होंगे तो कोशिका, जाहिर सी बात है, तो कोशिका भी फैलनी चाहिए। तो तारक काय का कार्य क्या होता है कि जैसे छोटी छोटी कोशिकाओं को ये क्या करता है? जैसे एक कोशिका है, कोशिका विभाजन करेगा, बड़ी कोशिका बनेगी, फिर ये कोशिका विभाजन होगी, फिर बड़ी कोशिका बनेगी। तो तारक काय का कार्य क्या होता है? कोशिका विभाजन करना। अगर लेकिन ये मान लो सामान्य अवस्था में कोशिका विभाजन कर रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर सामान्य अवस्था से तेजी से विभाजन कर रहा है, सामान्य अवस्था से क्या कर रहा है? तेजी से विभाजन कर रहा है ये, है ना, तब तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। जहां तारक काय सामान्य अवस्था में तेजी से विभाजन करता है, वहां पे आपको क्या हो जाएगी? कैंसर हो जाता है।
इसी के कारण होता है तारक काय के। जहाँ कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन होता है वहीं पे आपको क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। ये सामान्य अवस्था में करेगा तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये सामान्य अवस्था से ज़्यादा मतलब विभाजन करने लगेगा तब तो वो आपके जहर के रूप में समझ लीजिए काम कर रहा है, तुरंत आपको वहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। लेकिन ये एक चीज़ में नहीं पाया जाता, कहाँ पे नहीं पाया जाता है, ब्रेन में। ब्रेन में आपका तारक काय नहीं पाया जाता, ठीक है। तो इसलिए ब्रेन में जो होता है, ब्रेन में आपको कम कैंसर होने की संभावना होती है। बात समझ आ रही है? ब्रेन में जो कैंसर होता है वो आपको बहुत 90% में से जो है 100% में से सिर्फ 10% लोगों को ब्रेन में कैंसर होता है, क्योंकि तारक काय वहाँ बहुत कम मात्रा में पाई जाती है और वहाँ पे कोशिका विभाजन बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो बात आपको समझ में आ रही है कि तारक काय का मेन कार्य क्या होता है, कोशिका का विभाजन करना। फिर अगला आपकी आती है अंतःप्रद्रव्य जालिका। अगली काय आती है आपकी पांचवी, अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका, इसका कार्य क्या होता है, अंतःप्रद्रव्य जालिका का कार्य क्या होता है, ये कार्य करता है जैसे मान लीजिए ये आपकी कोशिका है, कोशिकाओं में अब किसी का शरीर दूसरे डिजाइन में है, किसी का मुंह दूसरे डिजाइन में, किसी का हाथ दूसरे डिजाइन में। तो अंतःप्रद्रव्य का कार्य क्या होता है, ये कंकाल को क्या करती है, कंकाल का निर्धारण करती है, या कंकाल का ये क्या करती है, निर्धारण करती है। कौन, अंतःप्रद्रव्य जालिका। वो एक जाला बना लेगी, देखो दूसरे का चेहरा अलग है, दूसरे का चेहरा अलग है। कहने का मतलब अंतःप्रद्रव्य जालिका का कार्य क्या होता है, कंकाल का निर्धारण करना। बात समझ में आ रही है? अंतःप्रद्रव्य जालिका का मतलब क्या हो जाता है, कार्य का निर्धारण करना। बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है। फिर आगे बात आती है राइबोसोम। अगला आपका क्या आ जाएगा, राइबोसोम। अगला आपका है राइबोसोम, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है राइबोसोम का, इसका मेन कार्य होता है प्रोटीन निर्माण। राइबोसोम क्या करता है, हमारी कोशिकाओं में किसकी आपूर्ति करता है, प्रोटीन का, प्रोटीन की आपूर्ति करेगा, इसलिए इसको बोला जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। इसको क्या बोला जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री। बात समझ में आ रही है? इसीलिए इसको बोला जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री, ठीक है। तो राइबोसोम को अगर पूछा जाए कि इसका मेन कार्य क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना, इसलिए राइबोसोम को बोला जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री, ठीक है। ये क्या क्या करता है, इसमें दो प्रोटीन की फैक्ट्री का नेम, एक होता है 70S और एक होता है 80S, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए एक हम पानी लें, ये इन्हीं दोनों से बनाता है प्रोटीन, 70S और 80S। ये यूकैरियोटिक की बनी होती है, ये प्रोकैरियोटिक की। ये किसकी बनी होती है, यूकैरियोटिक। ये आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा यूकैरियोटिक क्या होता है और प्रोकैरियोटिक क्या होता है। सबसे एक लाइन में समझ लो इसका मतलब क्या होता है यूकैरियोटिक का। जो हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते उसको बोला जाता है यूकैरियोटिक, और जिसको हम नग्न आंखों से देखा जा सकता है उसको बोला जाता है प्रोकैरियोटिक। बात समझ। ये 70S और 80S से किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का, राइबोसोम। इसलिए राइबोसोम को क्या बोला जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री। समझ में आ रहा है सबको बात, यहाँ पे स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर आगे हम चले, इसका सब स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है, दोनों का, फिर मिटा के हम आगे चले। चलिए आगे चले। अब हम आगे बात आती है किसकी, आगे बात आ जाती है आपकी केंद्रक की। ये जो आपका बीच में है, ये कहाँ तक हो गया था, 6 तक, ये आपका है 7वां, ठीक है। अब बात हम करते हैं आपकी केंद्रक की। आ गई केंद्रक, ठीक है, ये जो बीच में होता है। केंद्रक का कार्य क्या होता है, सर्वप्रथम इसकी खोज की बात की जाए तो इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। इसकी खोज किसने की थी, केंद्रक की, रॉबर्ट ब्राउन ने। इसका कार्य क्या होता है, ये केंद्रक जो होता है इसका मेन कार्य क्या होता है कि कोशिकाओं पर नियंत्रण करना, कोशिकाओं पर नियंत्रण। इसका नियंत्रण होता है केंद्रक का। केंद्रक जो होता है सारी कोशिकाओं को क्या करता है, बांध के रखता है। जैसे तुम्हारे घर में कोई एक बुजुर्ग है तो वो सारे घर को बांध के रखेगा, किसी को झगड़ा नहीं करने देता। झगड़ा होता है तो वो उसको, अगर जैसे ये दोनों आपस में झगड़ा करेंगे तो केंद्रक का कार्य क्या होता है, उनको झगड़ा को रोकना। तो वही कार्य होता है केंद्रक का। ये कार्य क्या करता है, कोशिकाओं पर नियंत्रण करता है, इसलिए इसको कोशिका का ब्रेन बोला जाता है, सेल ऑफ ब्रेन, ठीक है, सेल ऑफ ब्रेन। इसलिए इसको बोला जाता है कोशिका का ब्रेन। बात समझ में आ रही है? चलो केंद्रक समझ में आया आपको। अगली बात आ जाती है आपकी लाइसोसोम। अगला क्या आपका आ जाएगा, आपका आ जाएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम, इसका कार्य क्या होता है लाइसोसोम का, ये होता है, ये मृत कोशिकाओं का भक्षण करती है, कोशिका भक्षण का मेन कार्य क्या होता है, कोशिका भक्षण करना, भक्षण करना, ठीक है। अब भक्षण का मतलब क्या होता है, लाइसोसोम का कार्य क्या होता है, कोशिका भक्षण कर, ठीक है।
तो लाइसोसोम क्या करता है, जैसे अब मान लो ये सारी कोशिकाएं हैं, जैसे मान लो माइटोकांड, अब यहाँ पे हमारे हाथ में कहीं पे भी कोशिका है, जैसे हमने मार दिया ऐसे, उस पर तेजी से मारे, तो वहां पे देखते हैं आपकी अगर कुछ नहीं लगाते हैं कुछ देर बाद काला काला हो जाता है, वहां पे कोशिकाएं मरना स्टार्ट हो जाती हैं। तो लाइसोसोम का कार्य क्या है, जैसे ऐसे मारे यहाँ पे जरूर कोशिका होगी, कोई कोशिका मर गई, इसमें से माइटोकांड्रिया, गाल्गी का है, राजधानी कारक का या अंतःप्रातः जाली का कोई भी एक कोशिका मर गई, तो अब वो मर जाएगी तो धीरे धीरे वो हमारे शरीर में क्या पैदा कर देगी, सड़न पैदा कर देगी, ठीक है। तो इस सड़न को दूर करने के लिए लाइसोसोम आता है, लाइसोसोम आएगा, देखेगा इसमें से कौन कार्य नहीं कर रहा, कोई मर गया, चलो, तो लाइसोसोम अपने अंदर से एक तरल पदार्थ निकालता, उसको निकालेगा, उसको खा के खत्म कर देगा, जिससे हमको सड़न नहीं होती। लाइसोसोम का कार्य क्या होता है, कोशिकाओं का भक्षण करना, ठीक है। तो जैसे ही वो देखेगा कि हमारे कोई भी कोशिका हमारे अंदर मरी है, वो तुरंत वो अपने अंदर से निकालेगा और सारी कोशिकाओं को क्या कर देगा, मार देगा। अब मान लीजिए किसी भी स्थान पे सारी कोशिकाएं मर गई, सारी कोशिकाएं मर गई, फिर क्या होगा, फिर ये लाइसोसोम क्या होगा, अपनों भी फट जाएगा, अपने साथ साथ सारी कोशिकाओं को लेके खत्म हो जाएगा, वहां पे आपकी दूसरी कोशिका आ जाएगी, ठीक है। तो अगर पूछा जाए लाइसोसोम का कार्य क्या होता है, लाइसोसोम कोशिकाओं, मृत कोशिका को क्या कर लेती है, भक्षण कर लेती है, ठीक है, मृत कोशिका को खत्म कर देती है। इसको लाइसोसोम को बोला जाता है आत्महत्या की थैली। इसको क्या बोला जाता है, आत्महत्या की थैली। जैसे ही आत्महत्या की थैली का मतलब क्या होगा, जैसे कोई भी एक कोशिका मरती है तो वो तुरंत जाके उसको क्या कर देती है, खत्म कर देती है, बात समझ में आया। तो लाइसोसोम क्या करती है, कोशिकाओं का भक्षण कर लेती है, मृत कोशिका को, ठीक है। इसको बोला जाता है आत्महत्या की थैली, बात सबको समझ में आया। लेकिन लाइसोसोम एक चीज में नहीं पाया जाता, किसमें, आरबीसी में। आरबीसी में लाइसोसोम अनुपस्थित होता है, लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या होता है, अनुपस्थित होता है आरबीसी में। अब मान लीजिए आरबीसी का जीवन काल 120 दिन तक होता है, 120 दिन बाद आरबीसी मर गई। अगर आरबीसी मर गई, अब इसको उसमें तो लाइसोसोम है नहीं, उसको खत्म नहीं कर पाएगा, इसलिए आरबीसी किसमें पहुंचती है, मृत आरबीसी प्लीहा में, ठीक है। ये प्लीहा में पहुंचेगी और अब मृत आरबीसी प्लीहा उसको क्या कर लेगा, भक्षण कर लेगा, इसलिए आरबीसी की मृत गाह किसको बोला जाता है, प्लीहा को। बात समझ में आई आपको, यहाँ तक सारी बातें एकदम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। माइटोकांड्रिया का कार्य क्या होता है, श्वसन करना, श्वसन करके ये कार्य क्या करेगा, 38 एटीपी बनाएगा, और 38 एटीपी से एक ग्लूकोज बनेगा, और एक ग्लूकोज से हमको क्या मिल जाएगी, ऊर्जा, ठीक है। फिर आती है गाल्जी काय। गाल्जी काय का कार्य क्या होता है, ऊर्जा परिवहन, जैसे हमें किसी भी स्थान पे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो गाल्जी काय क्या कर देता है, ऊर्जा परिवहन करता है, ठीक है। फिर आती है रसधानी, इसका कार्य क्या होता है, जल आपूर्ति, इसका कार्य क्या होता है, जल आपूर्ति। फिर आती है आपकी तारक काय, कोशिका विभाजन, हमने बताया तारक काय का कार्य क्या होता है, कोशिका विभाजन। फिर आपकी आती है अंतःप्रद्रव्य जालिका, इसका कार्य क्या होता है, कोशिकाओं या कंकाल को आकार प्रदान करना, कोशिका को आकार प्रदान करना, ठीक है। फिर आपकी बात आती है अगली, लाइसोसोम। लाइसोसोम का कार्य क्या होता है, मृत कोशिका का भक्षण करना, मृत कोशिका का भक्षण करना, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है, मृत कोशिका का भक्षण करना, इसका कार्य क्या होता है, मृत कोशिका का भक्षण करना। बात समझ आई। चलिए हम आपको अगली वीडियो में मिलते हैं कोशिकाओं के पार्ट नंबर 2 में, तब तक आप देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिए।